So welcome to today's online class. Our today's topic is Stokes law. We are going through chapter number 10, mechanical properties of fluid. Fluid जैसे कि हमने जाना, fluid होता है लिक्विड या गैस. ठीक, तो फिनोमिना को समझते हैं. सबसे पहले फिनोमिना को समझते हैं कि अगर एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, समझ लो किसी कोई मटेरियल का बना हुआ, वो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट मान लो लिक्विड के थ्रू, एक लिक्विड है, लिक्विड जो कि एक फ्लूइड होता है, ये लिक्विड भरा हुआ है ना, यहां पर मूव कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है, ये है वो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, तो हमको ये पता चलेगा इस लिक्विड में एक खास बात होती है. क्या होती है? पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, देखो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि लिक्विड में एक विस्कोसिटी नाम की चीज होती है. कोई बताएगा विस्कोसिटी क्या होता है? देखो पिछली बार हम लोग पढ़े थे विस्कोसिटी. क्या होता है विस्कोसिटी? बताओ, व्हाट इज विस्कोसिटी? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड. एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बोला. सर वो रुकावट पैदा करने की क्षमता, फ्लूइड में रुकावट पैदा करने की क्षमता होती है अगर उसके दो लेयर्स में रिलेटिव मोशन हो. मतलब समझ लो, आप ये इमेजिन करो बात को कि ये देखो, ये एक लेयर है, ये वाली लाइन एक लेयर है और ये वाली लाइन एक लेयर है. ये वाला जो लेयर है लिक्विड का, फ्लूइड का, वो रुका रहे और इसके ऊपर वाला लेयर मूव करे, तो क्या करेगा? देखो ये रुका हुआ है और ये मूव करेगा, तो ये वाला जो लेयर है ना, उस ऊपर वाले लेयर के मोशन को रोकेगा, रुकावट पैदा करेगा. और यही चीज उस लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है. आप लोग देखना, पानी बड़े आसानी से बह जाता है, मगर शहद जानते हो? शहद जानते हैं? शहद मतलब होता है हनी बी जो शहद बनाती है, क्या बोलते हैं? हनी. तो हनी को आप अगर ऐसे टेढ़ा करके, मान लो ये इसमें हनी रखे, आप यहाँ पे हनी को रखे और ऐसे टेढ़ा करो, तो वो हनी जो रहेगा है ना, शहद रहेगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा. और पानी यहां रख दोगे, पानी को ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा डाले और ऐसे कर दो, बिल्कुल जल्दी बह जाएगा. ऐसा क्या चीज था उन दोनों में? फर्क क्या चीज का था? इमेजिन करा रहा हूं बस. क्या चीज का फर्क था? कॉन्सेंट्रेटेड था. ये कॉन्सेंट्रेटेड को अगर, हाँ हनी था कॉन्सेंट्रेटेड की जगह मैं अगर उसको बोलूं कि वो हनी मतलब शहद में लेयर के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है, लेयर के बीच में रुकावट पैदा करने की क्षमता ज्यादा है, उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी. उस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी. और पिछली क्लास में मैंने बताया, ये बात को इमेजिन आज कर लो कि उस लिक्विड में एक खास बात थी, उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसको बोलते थे इस विस्कोसिटी से रिलेटेड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम लोग ने ईटा से डिनोट किया था. देखो एन जैसा दिखता है, स्मॉल एन जैसा, ईटा. ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो याद रहेगा ये इंपॉर्टेंट टर्म है और इसका आज यूज होने वाला है हमारे पास. बोलो आगे बढ़े. ये पिछली वाली क्लास की बात है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो हाँ आज गड़बड़ हो जाएगी, इसको समझना जरूरी है. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. बढ़े आगे. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हम लोग फॉर्मूला भी निकाल लिए थे, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या बोलता है. तो देखो फिर से वही बात, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे. ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. ये नीचे जा रहा है ऑब्जेक्ट, v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है. ये नीचे जा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक अपोजिट फोर्स लगेगा, ये लिक्विड लगाएगा. बॉयंसी नहीं, बॉयंसी याद है? बॉयंसी, अरे आप पानी में कूदते हो तो पानी आपको ऊपर की तरफ धकेलता है,
इसी के कारण तो नाव है, शिप्स हैं, ये सब तैरती हैं उसके ऊपर, है ना। बॉयंसी नहीं बात कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा तेज वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएगा ना, इसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग काम करेगा। विस्कस ड्रैग का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड जो फोर्स क्रिएट करेगा, उसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा। जितना ज्यादा ये वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ये फोर्स होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है या आगे के डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, अपोजिंग फोर्स काम करेगा। किसके कारण? विस्कोसिटी के कारण। किसके कारण? विस्कोसिटी के कारण। आप अगर इसको इमेजिन करना चाहे ना तो ऐसे करो, आप लोग दौड़ रहे हो हवा में, मतलब हवा मतलब रोड में, और उतने ही ताकत लगाकर अगर पानी के अंदर दौड़ोगे तो क्या, बिल्कुल सही, गैस में भी होता है ये, तो क्या आसानी से दौड़ लोगे? रुके हुए पानी की बात करो ना, मोशन मूव करते हुए पानी की नहीं, रुका हुआ, रेस्ट, ये एट रेस्ट है, उतनी ही वेलोसिटी से दौड़ लोगे? ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। और जितनी ज्यादा तेज होते जाओगे उतना ज्यादा वो फोर्स को आप फील करते जाओगे। वो फोर्स को फील करोगे। वो कौन सा फोर्स है? वो फोर्स है विस्कस ड्रैग। उस फोर्स को बोलते हैं विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग का मतलब होता है DRAG, ड्रैग मतलब धकेलना। धकेलना तो एक प्रकार का फोर्स हुआ ना। हाँ, आप मान लो इधर मूव कर रहे हो पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर, तो आपको विस्कस ड्रैग मतलब विस्कोसिटी के कारण आपको पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण आप तेजी से आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जितना तेजी बढ़ाते जाओगे अपनी वेलोसिटी, उतना ज्यादा ये फोर्स भी बढ़ते जाएगा। कौन सा? विस्कस फोर्स, ये बढ़ते जाएगा। तो चलो पीडीएफ में थोड़ा देख लेते हैं। When a small spherical body moves through a viscous medium at rest, हाँ, एक रुका हुआ लिक्विड है, फ्लूइड है, उसमें एक ऑब्जेक्ट को आप मूव कर रहे हो, द लेयर्स ऑफ मीडियम, तो क्या होगा देखना, यहां पे बात को समझना, द लेयर्स ऑफ मीडियम टचिंग द बॉडी आर ड्रैग्ड अलोंग विथ इट। मतलब होता क्या है, देखो देखो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में, तो इसके आसपास के जो लिक्विड है, जो इससे टच है, जो इससे टच्ड है, जो इसके कांटेक्ट में है, यहां वाले जितने लिक्विड है, जितना फ्लूइड है, वो क्या करेगा, इसके साथ में मूव करना चाहेगा, इसके साथ में मूव करेगा, इसके साथ में मूव करेगा। मगर इसके दूर वाले लेयर, मान लो यहां के लेयर की बात कर रहा हूं, यहां पे कोई लेयर है, यहां पे कोई लेयर है, ये सारे लेयर्स मतलब ये सारे फ्लूइड जो है वो रेस्ट में रहेंगे, रुके रहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स काम ही नहीं कर रहा। हाँ, इनर्शिया वाली बात होती है। तो क्या होगा, ये वाला लेयर मूव कर रहा है, मैं लिक्विड फ्लूइड की बात कर रहा हूं ना, ये वाला फ्लूइड मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट के साथ में, और दूर वाला लिक्विड, दूर वाला फ्लूइड जो है रुका हुआ है। यानी कि यहाँ रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है लेयर्स में। रिलेटिव, अरे लेयर्स हमेशा ऐसे ही नहीं होते, ऐसे ही नहीं होते, ऐसे भी हो सकते हैं लेयर्स, है ना। वर्टिकल लेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोशन ऐसा हो रहा है ना। तो ये जो रिलेटिव मोशन है वो विस्कोसिटी पैदा करेगा, विस्कस ड्रैग पैदा करेगा, विस्कोसिटी एक विस्कस ड्रैग पैदा करेगा। हाँ, और इसके कारण उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट के मोशन में रुकावट पैदा होगी। मतलब बट लेयर्स ऑफ मीडियम अवे फ्रॉम द बॉडी आर एट रेस्ट, दूर में जो लेयर है वो रुके हुए हैं। आज थोड़ा क्लियर नहीं होगा कैमरा, उतना ज्यादा समझने की कोशिश करना। दिस कॉजेज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीडियम, और इस कारण से रिलेटिव मोशन पैदा होगा दो लेयर्स के बीच में। एज अ रिजल्ट, और इसके कारण बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जिसको हम लोग विस्कस ड्रैग बोलेंगे, जो क्या है, मोशन के अपोजिट एक फोर्स काम करेगा, अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी। और ये जो विस्कस ड्रैग होगा ना, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। वेलोसिटी बढ़ते जाएगी ऑब्जेक्ट की, ये विस्कस ड्रैग भी बढ़ते जाएगा, ये विस्कस ड्रैग भी बढ़ते जाएगा। और आप लोग को आगे जाकर, अगर कोई आप लोग JEE करते हैं, आगे जाके इंजीनियरिंग करते हैं, फिजिक्स के फील्ड में और अच्छे से दूर जाते हैं, तो आप लोग को समझ में आएगा कि पतंग उड़ती है वो भी इसी विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग के कारण उड़ती है। एरोप्लेन जो उड़ता है वो भी इस विस्कस ड्रैग फोर्स के कारण ही उड़ता है, क्योंकि हवा भी एक फ्लूइड है और ये भी एक ड्रैग पैदा करेगा। ड्रैग का मतलब धकेलने वाला फोर्स। इस धकेलने वाले फोर्स को हमको कुछ ऐसा
बनाना है कि ये हमें ऊपर ले जाए, और ये ड्रैग फोर्स वहां काम आएगा। हम लोग अभी वो बात नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्या बनता है। मान लो ये जो धकेलने वाला जो फोर्स है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स F है। रेडियस ऑफ स्पेरिकल बॉडी, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, वो स्पेरिकल थी, उसका रेडियस R है मान लो। कोफिशिएंट ऑफ मीडियम, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में ये ट्रेवल कर रहे हो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, n जैसे दिखने वाला ईटा। और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो v है मान लो। तो जो फोर्स होगा ना, स्टोक्स लॉ बोलता है, स्टोक्स लॉ, ये जो लॉ नियम जो है, ये साइंटिस्ट स्टोक ने ये नियम बनाया था। बोला, उसने क्या बोला, ये जो फोर्स है ना वो विस्कोसिटी बढ़ते जाएगी। विस्कोसिटी अगर ज्यादा वाला लोगे किसी लिक्विड का तो ये फोर्स ज्यादा होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा रेडियस होगा उस ऑब्जेक्ट का, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का, उतना ज्यादा ये फोर्स लगेगा। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ये ट्रेवल होगा ऑब्जेक्ट, उतना ज्यादा ये फोर्स होगा। मतलब सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाए, इक्वल टू साइन आया। 11वीं में शुरू में ही आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़े थे, ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, जो कि 6 पाई के बराबर आती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू 6 पाई इंटू ईटा इंटू R इंटू V, जिसमें से 6 पाई क्या है, कांस्टेंट है, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहे हैं, R है रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और V है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना फोर्स क्रिएट होगा उसके ऊपर, विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग। बनेगी बात, समझ में आया है, आसान, कोई बड़ी बात है क्या बताओ। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R V, याद रहेगा ये फॉर्मूला। करें एक न्यूमेरिकल, देखो आसान सा न्यूमेरिकल आता है। रेन ड्रॉप, रेडियस कितना है, अरे पानी की बूंद, बारिश की बूंद है, उसका रेडियस, बारिश की बूंद जब गिरती है तो हम लोग तो डायग्राम में उसको कैसे बना, आंसू जैसा उसका शेप बनाते हैं, असल में वो स्पेरिकल होती है, स्पेरिकल शेप की होती है। स्पेरिकल शेप मतलब एक बॉल जैसे छोटा सा बॉल रहता है, उस टाइप गिरती है वो पानी की बॉल, पानी का ड्रॉप। 0.5 mm उसका रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है, और वो किस वेलोसिटी से गिर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गिर रहा है। कहां गिर रहा है, एयर में गिर रहा है। एयर की विस्कोसिटी दिया हुआ है, विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 18 इंटू 10 टू द पावर -5 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायन क्या है भाई, ये डायन कौन है, डायन है यूनिट ऑफ फोर्स, है ना। तो यहां पे सीजीएस यूनिट बताया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए था विस्कोसिटी, मगर यहां पे क्या हो रहा है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सीजीएस यूनिट में बताया हुआ है, घबराना नहीं है। वो पूछता है फाइंड द विस्कस फोर्स, एफ की वैल्यू बताओ, बोलता है रेन ड्रॉप के लिए कितना फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर विस्कोसिटी के कारण। जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। रेडियस दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, एक काम करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं इसको, तो 0.05 सेंटीमीटर हो गया। कैसे, डिवाइडेड बाय 100, सॉरी डिवाइडेड बाय 10। वेलोसिटी क्या दिया हुआ था उस ड्रॉप का गिरने का, 2 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकाल लूं तो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ईटा इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर 5 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी चीज डाटा दिया हुआ है ना, वो हम लोग सीजीएस यूनिट का बना दिए, ऐसा यूनिट का नहीं बनाए। हाँ अप्लाई कर सकते हैं, सब चीज सीजीएस यूनिट की रहे तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। एफ की वैल्यू पता करना है, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एफ इज इक्वल टू 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी। तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ईटा की वैल्यू 18 इंटू 10 टू द पावर -5, आर की वैल्यू 0.05 और वी की वैल्यू 200। सब चीज सीजीएस यूनिट में है तो फोर्स भी सीजीएस यूनिट में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 22 इंटू 18 इंटू 0.05 इंटू 200, देखो ये 2 इंटू 100 है ना, इसका 100 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर देना तो 5 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आखिरी में आपको मिलेगा 2300/760 और नीचे का 7/7 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको डिवाइड करोगे दोनों को तो मिलेगा, करके देखना इसको, 3394.29 इंटू 10 टू द पावर 5।
सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अरे सीजीएस का फुल फॉर्म ही यही है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी कि लंबाई है उसको सेंटीमीटर में लेना, वजन है उसको ग्राम में लेना, और समय को सेकंड में लेना। तो सीजीएस यूनिट में फोर्स आपको मिलेगा F इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना तो 0.034 डायन्स। फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डायन। अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा हो सीजीएस यूनिट में, तो ऐसा यूनिट में निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा यूनिट में भी ऐसा ही कुछ आएगा, बस ये 10 टू द पावर 5 की जगह 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। बनेगी बात, है आसान। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला है विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी। याद रहेगा 6 पाई एनआरवी, एनआरवी करके याद रख लेना। एन याद रखना, विस्कोसिटी है यहाँ पे, है ना, एनआरवी, न्यू आरवी, ऐसा कुछ भी बोल देना। आजकल तो गाड़ी वाड़ी के नाम आते हैं ना, ऐसी कुछ आरवी एनआरवी। तो याद रखने के लिए याद रखना विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई एनआरवी या फिर ईटा आरवी। बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। समझ में आया यहां तक? है आसान। इसी से रिलेटेड एक टर्म आ जाता है अब। हाँ आसान है सर। इसी से रिलेटेड एक टर्म को पढ़ते हैं जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा देखिए यहाँ पे एक वेलोसिटी v की बात हुई, वो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, वो वेलोसिटी v थी, है ना। अब एक ऐसी वेलोसिटी की बात करता हूं, मान लो आप इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट में, एक सबमरीन में आप बैठे हुए हो, पनडुब्बी में, पानी के अंदर वो ट्रेवल कर रहा है, आप फुल स्पीड चला रहे हो। जितनी ज्यादा आप तेज चलोगे उतना ज्यादा ये विस्कस फोर्स आपके ऊपर काम करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जितना फोर्स लगा सकते थे उस सबमरीन से, जितनी तेज चला सकते थे चला रहे हो, मगर वो वेलोसिटी जो है, सॉरी वो जो विस्कस ड्रैग फोर्स जो है वो बहुत बढ़ते जाएगा और आपके वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देगा। मतलब उससे ज्यादा आपकी वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगी, है कि नहीं? है, इमेजिन कर पा रहे हो? सोचो ना, आप दौड़ रहे हो पानी के अंदर, तो जितना तेज दौड़ोगे उतना ज्यादा विस्कस फोर्स भी बढ़ते जाएगा, विस्कस ड्रैग फोर्स भी बढ़ते जाएगा। तो एक समय ऐसे आएगा कि आपके द्वारा जो फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन पैदा करने का, वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। मतलब आप रुक जाओगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी आपके द्वारा लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या बनता है? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फ्लोइंग फ्रीली इन विस्कस मीडियम। एक विस्कस मीडियम के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हो बहुत तेजी से, मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कितनी हो सकती है? क्योंकि आपको मालूम है जितनी ज्यादा तेज वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा, तो वो अपोजिट फोर्स क्रिएट करने लगेगा। एक समय ऐसे आएगा कि आपका फोर्स उससे ज्यादा नहीं हो सकता और विस्कस फोर्स उसी को जस्ट अपोजिट करने लगेगा, बढ़ गया है करके, और आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। फील आया? नहीं आया? तो डायग्राम को देखते हैं। चलो, एक लिक्विड है, देखो ये ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे एक जो डैश मार्क्स बनाया है वो लिक्विड है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट खुद के वजन के कारण नीचे जा रहा है, खुद के वजन के कारण, अपने खुद के वेट के कारण नीचे जा रहा है। डब्ल्यू उसका वेट है। तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? तो देखो नीचे काम कर रहा है फोर्स डब्ल्यू, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है सर, मोशन किधर हो रहा है? देखो इसका नीचे की तरफ हो रहा है, वी मोशन, वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ठीक, दूसरा है एफ टी। एफ टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एफ टी का मतलब है हाँ बिल्कुल सही, एफ टी मतलब है बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स, थ्रस्ट। याद आ रहा है बॉयंसी के बारे में पढ़े थे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पानी में कूद गया, वो कूद गया था तो अपने आप ऊपर आ गया। हाँ, क्यों आ गया? उसने बताया कि जितना ज्यादा पानी मैं डिस्प्लेस करूंगा वहां से, जितना ज्यादा पानी का वेट मैं डिस्प्लेस करूंगा उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगेगा, ऊपर की तरफ। इसीलिए तो नाव तैरती है। हाँ 9th क्लास में, इस बार नहीं पढ़ना है उसको,
9th क्लास में पढ़ लिए थे आप। तो वो फोर्स Ft है। Ft का मतलब थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू बॉयंसी। तो मैंने यहां लिख दिया, इसीलिए देखो थ्रस्ट ड्यू टू बॉयंसी कितने के बराबर होता है ये? इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अरे जितना जगह में वो डूबा होगा ना वो बॉल है ना, वो स्फेरिकल बॉल, उस उतने जगह का पानी, उतने जगह का पानी या फिर लिक्विड का वेट कितना है उतना ही एफ फोर्स काम कर रहा होगा उसके ऊपर तरफ, एक्टिंग अपवर्ड। फिर दूसरा तीसरा फोर्स काम कर रहा है वो क्या है? अभी अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़े, विस्कस ड्रैग, जो ऊपर की तरफ धकेलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है। याद रखना विस्कस ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फोर्स नीचे लगेगा। कौन सा फोर्स? विस्कस ड्रैग। जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा विस्कस फोर्स, यानी कि एफ वी। तो ये एफ वी अभी कहां लगेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि मोशन नीचे की तरफ है इस ऑब्जेक्ट का। तो एफ वी हो गया विस्कस ड्रैग एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन। तो हम लोग जानते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। बार बार पढ़ लिए भैया इसको, अब जिसको नहीं मालूम वो पढ़ने पलटे। आत्म क्या करें, क्या बोलते हैं यार उसको, अपने बारे में सोचे अभी तक क्या हुआ फिर। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास की जगह मैंने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी ले लिया। ये मेरे वेट ऑफ द बॉडी हुआ। वेट ऑफ द बॉडी मतलब ये स्पेरिकल बॉडी, ये स्पेरिकल बॉडी जिसका डेंसिटी रो दिया हुआ है, रो, ये देखो रो। तो हमारा वेट हो गया, वेट क्या बन जाएगा? वेट बन जाएगा यहां पे W इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। डेंसिटी रो दिया हुआ है और जी की वैल्यू जी ही होगी, हमारे पृथ्वी ग्रह में है। तो ये W की वैल्यू हो गई। अब थ्रस्ट ड्यू टू बॉयंसी देखते हैं। Ft हमको मालूम है, Ft कितने के बराबर होता है? उतने वेट के बराबर होता है जितना उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है। तो वेट फिर से क्या हुआ? वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वेट ऑफ द मीडियम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम है ना, वो ऑब्जेक्ट वॉल्यूम, उसका वो ऑब्जेक्ट स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। मगर इतने पानी को डिस्प्लेस किया है उसने, और उसका वेट की बात करें तो वो सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये देखो मैंने यहां लिखा है सिग्मा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ये जो यहाँ पे फ्लूइड है, ऑयल है, वाटर है, जो भी है उसका डेंसिटी इंटू जी। बनी बात, यहां पे समझने लायक बात है। ठीक है। अब ये जो फोर्स Fv जो है, Fv, ये Fv ऊपर जो फोर्स लग रहा है, स्टोक्स लॉ में हम लोग जानते हैं Fv इज इक्वल टू 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी के बराबर होगा। इतने फोर्स इतने के बराबर होगा वो। तो हम लोग देखें कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो एक समय ऐसे आएगा कि उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब उस समय क्या हो रहा है? वेट फोर्स इज इक्वल टू इन दोनों फोर्स के बराबर। कौन कौन से? बॉयंसी फोर्स एंड विस्कस ड्रैग फोर्स, इन दोनों फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो चलो, जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा तो ये Ft प्लस Fv इज इक्वल टू W के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सहमत हो कि नहीं? पहले ये बताओ, हाँ या ना बोलो तब आगे बढ़ूंगा। बोलो बोलो, बात सही है? अरे होगा। आप इमेजिन करो, आप दौड़ रहे हो आगे, एक समय ऐसे आएगा कि आप पे लगने वाला फोर्स, आगे नहीं दौड़ रहे हो, नीचे दौड़ रहे हो, चलो नीचे डूब रहे हो, तो आप पे लगने वाला नीचे जो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो आपको नीचे खींच रहा है, मगर बॉयंसी और विस्कस ड्रैग ऊपर खींच रहे हैं। ये दोनों एक टाइम में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी के साथ में विस्कस फोर्स भी बढ़ते जाएगा ना। तो Ft प्लस Fv इज इक्वल टू W हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब सिग्मा जी, प्लस Fv की वैल्यू 6 पाई इंटू ईटा इंटू आरवी, और W की वैल्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये जो है, ये जो दिख रहा है, इसको मैं इधर ले जाता हूं पूरा। इधर ले आऊंगा तो ये माइनस बन जाएगा। देखो माइनस साइन लगा दिया यहां पे, मैं माइनस साइन लगा दिया। तो अब मुझे क्या मिल रहा है? अब मुझे मिल रहा है 6 पाई
ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 को 4/3 पाई आर क्यूब और जी को बाहर निकाल देता हूं तो अंदर बचेगा रो माइनस सिग्मा, देखो रो और सिग्मा है ना। अब मेरे को ये v की वैल्यू निकालनी है भाई, ये v ही तो हमारा वेलोसिटी है और इसी की बात हो रही है, टर्मिनल वेलोसिटी अभी हम लोग जो समझ रहे हैं। तो बाकी जितनी सारी चीजें हैं ना, ये जितनी सारी चीजें उसको मैं इस तरफ ले आता हूं डिनोमिनेटर में, तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी रो माइनस सिग्मा अपॉन 6 पाई ईटा आर वी। देखो पाई पाई कैंसल हो गया, देख लो यहां पे क्या हो रहा है, पाई पाई कैंसल, ये 2 जा और ये 3 जा, ठीक। ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये नीचे मिल गया मुझे 9 और ऊपर का ये जो 2 है वो यहाँ पे 2 आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी एक आर है और ये आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर हो गया। तो आखिरी में बचा v इज इक्वल टू, क्या बच रहा है आखिरी में, v टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। तो ये बचा हमारा इक्वेशन। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में ट्रेवल करेगा तो इतने वेलोसिटी से ज्यादा वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, इतनी वेलोसिटी से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल अभी पीडीएफ सेंड करेंगे। इतनी तेज वेलोसिटी से ज्यादा वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे उसकी वेलोसिटी और बढ़ ही नहीं पाएगी। इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट, कोई कॉमेट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब हमारे एटमॉस्फेयर में भी एंटर करता है ना, तो ऐसी एक वेलोसिटी होती है, उससे ज्यादा वेलोसिटी से वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। हर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है उसका रेडियस कितना है, मतलब उसका कितना जो रेडियस है जिससे वो बना हुआ है, और किस फ्लूइड पे वो ट्रेवल कर रहा है ना। जितनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी उतना कम वेलोसिटी होगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी हो सकती है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है टर्मिनल वेलोसिटी का। बनेगी बात, थोड़ा सा फील आया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेंगे बाद में। बट अभी के लिए आज मैं आपको इस एक्सप्रेशन पे छोड़ देता हूं। क्या हो रहा है, v इज इक्वल टू 2r स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा बनेगा। याद रहेगा? याद नहीं रहेगा तो कहीं लिखना बिल्कुल, इसको बाद में याद करना। टर्मिनल वेलोसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्वेश्चन तो मैं कभी किसी को बताता नहीं कि क्या क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना, एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा हूं बोर्ड मतलब एनुअल में। टर्मिनल वेलोसिटी का बनता ही एक क्वेश्चन। टर्मिनल वेलोसिटी तभी समझ में आएगा जब आपको स्टोक्स लॉ समझ में आया होगा। स्टोक्स लॉ समझ में तभी आएगा जब विस्कोसिटी समझ में आएगा। तो हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। टर्मिनल वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला मिल गया। टर्मिनल वेलोसिटी v वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिससे वो ट्रेवल कर सकता है किसी मीडियम के अंदर, 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, कुछ आपको कुछ रेफरेंस बुक में भी मिल जाएंगे। ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। और ये जो डेरिवेशन है उसको याद रखना, ये डेरिवेशन को याद रखना टर्मिनल वेलोसिटी का, और डेफिनेशन को भी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। कीप स्टडीइंग। हैव अ नाइस डे।